आज हम डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के बैलेंसिंग के बारे में और उनके एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली समझ आना चाहिए हमें कि पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे बैलेंस करते हैं और फिर फाइनली उसको कैसे एनालाइज करते हैं। तो हमें पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक प्रोसेस है इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, दो जरूरी नहीं है, हीटिंग रिएक्शन में हम बोलते हैं एक ही होता है, तो समझ आना चाहिए। लेकिन डेफिनेशन में हम बोलते हैं इट इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस अदर सब्सटेंसेस। पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और हम बोलेंगे जो प्रोसेस होगा उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन की। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये बेसिकली हमें समझ आना चाहिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हम बोलते हैं ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस। और कैसे? विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। फॉर्मूलाज हमें बेसिकली पता होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर, हम बोलते हैं H2O, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और नहीं तो टाइमिंग धीरे धीरे हमें याद हो जाएंगे। तो हम बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिला, तो ये प्रोसेस है। तो ये दिस इज एक्चुअली केमिकल रिएक्शन कि व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दैट विल बी द केमिकल इक्वेशन। KClO3 सॉलिड, हीट का साइन गिव्स अस KCl एंड O2। अब अगर इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम बोलते हैं ये हमारी क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा? इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली ऑक्सीजन दोनों तरफ इक्वल कर लेंगे। तो ये हमारी फाइनली आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या क्या पता चलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। an equal number of atoms of each element on both sides on equation, इसको बोला जाता है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए POAC इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब क्या हुआ? सेम वही, जैसे हमें वाटर फॉर्म करना है तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो हम बोलेंगे ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। सेकंड है फॉलो लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑन आइदर साइड। मतलब अगर Al है, हमने बोला यहाँ पे Al3 प्लस, तो अब देखा जाए तो एटम्स तो बैलेंस है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो समझ आना चाहिए दोनों तरफ चार्ज बैलेंस भी होना चाहिए, आगे हेल्प करेगा हमें चार्ज आयन रिएक्शंस में, जहाँ पे भी आयंस होंगे हमारे। थर्ड है फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएजेंट शुड बी इंक्लूडेड इन ब्रैकेट। मतलब अगर H2 प्लस O2, जिस H2O की बात करते हो, तो पहले दो स्टेटमेंट्स तो फॉलो करेगा, दो एट्रीब्यूट्स, लेकिन ये अभी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली करेक्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में पाया जाता है और वाटर लिक्विड फॉर्म होता है। तो ये चीज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन समटाइम्स हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं न्यूमेरिकली। स्टिल पता होना चाहिए, ये लिखना है। अगला है ऑल रिएजेंट शुड बी रिटन इन द स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये भी इंटरेस्टिंग है। जैसे हम अगर वाटर की बात करें तो हम बोल सकते थे ऐसे भी हम वाटर बना सकते हैं, 2H प्लस हो गया H2O, लेकिन हम बोलते हैं ये इनकरेक्ट है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो H2 है और ऑक्सीजन का भी जो है वो O2 है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को
उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेना पड़ेगा, तभी वो करेक्ट होगा। तो बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पे ये गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी हमें जरूरत है, द कोएफिशिएंट गिव द रिलेटिव मोलर रेशियो ऑफ ईच रिएजेंट। मींस 2H2 plus O2 gives 2H2। का मतलब है 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल O2 से रिएक्ट करेगी तो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोलर रेशियो, मीन्स 2:1:2। 4 हैं तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हैं तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमेशा रेशियो विल बी 2:1:2। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से होना चाहिए। द कोएफिशिएंट गिव द रिलेटिव मोलर रेशियोज ऑफ ईच रिएजेंट। अब इस चीज के लिए, कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं, तो समझ आना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री वर्ड यूज करते हैं। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा बैलेंसिंग, क्योंकि जब तक बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी हमें कोएफिशिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 क्राइटेरिया। पहला जो ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स में था, एटम बैलेंस, जो लॉ मास कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंड है चार्ज बैलेंस, जो हमारा लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे वो भी दोनों यही थे। तो ये 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। 2 मेथड्स होते हैं बैलेंस करने के लिए, वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकेंड वन इज हाफ रिएक्शन मेथड, या ऑल्सो कॉल इट एन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन ये दोनों मेथड्स के लिए हमें अभी कुछ और कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। तो अभी इस पार्ट में हम लोग सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। मतलब सिंपली वन बाय वन एटम्स करके चेक करेंगे और वैल्यूज देखेंगे। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, पहला है C3H8 plus O2 CO2H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, तो 3, फिर हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 6, 10 एंड 5। तो सिंपली देखा जाए तो हमारी पहली रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरीके से दूसरी भी कर लेते हैं। यहाँ पे N है, ऑक्सीजन दोनों तरफ दिख रहा है, तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस करते हैं 3। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस करना है हमें, और फिर नाइट्रोजन हमारे 3 हो चुके हैं, 6, 7, 6, 7, ओके बैलेंस्ड। तो इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल करके वैल्यूज पुट करके रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट आता है, CO2 और H2O। सोडियम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो आई थिंक इट इज बैलेंस्ड। तो इजी थी। तो इस तरीके से अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस नहीं मिलेंगी, जब तक हमें मेथड्स नहीं पता बैलेंसिंग के, तब तक हम लोग सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करके। अब आफ्टर बैलेंसिंग हम लोग इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम बोलते हैं मेनली पर्पस है बैलेंस्ड इक्वेशन का रिएक्शन को एनालाइज करना, कि किस पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे पहली रिएक्शन में अगर हम बात करें C3H8 के 1 मोल के लिए 5 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे 3 मोल्स CO2 और 4 मोल्स वाटर प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन में 3 मोल्स NO2 से 1 मोल वाटर रिएक्ट करेगा, तो इट विल गिव अस 2 मोल HNO3 और 1 मोल NO। और लास्ट में
जो थर्ड एग्जाम्पल था उसमें हम बोलेंगे जब हम 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर एनालिसिस कर सकते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मोल मोल एनालिसिस, मास मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस, अगर जनरली अभी हम लोग गैसेस सब्सटेंसेस को ही केवल डील करेंगे, और वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, और फॉर गैसेस केस में इसको हम ईडियोमेट्री बोलते हैं, जो हम लोग मेनली गैस स्टेट में पढ़ते हैं चैप्टर में, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखेंगे, अदरवाइज मेनली डिस्कशन इसका ईडियोमेट्री में होता है, अलग से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोल मोल एनालिसिस, क्योंकि हमें एक केमिकल रिएक्शन से मोल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, कोएफिशिएंट के थ्रू हम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे KClO3 को हमने हीट किया, डिकम्पोज किया, 2 मोल हीट किए तो 2 मोल KCl और 3 मोल O2 मिला। तो अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन KCl होगा 2/2, क्योंकि 1:1 रेशियो में है, और मोल्स ऑफ KClO3 और ऑक्सीजन होगा 2:3। तो अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं इक्वेशंस को, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ KClO3/2 अपॉन मोल्स ऑफ इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl/2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2/3। यहाँ से हम देख सकते हैं KClO3/2, KCl/2 और मोल्स ऑफ O2/3, ये वैल्यूज इक्वल होंगी। मतलब अगर हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है A plus BB gives CC plus DD, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मोल मोल एनालिसिस उनका जो मोल्स का और कोएफिशिएंट का रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, मोल्स ऑफ A अपॉन A इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन B इक्वल टू मोल्स ऑफ C अपॉन C इक्वल टू मोल्स ऑफ D अपॉन D, जहाँ पे A, B, C और D स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। और इस चीज को, इस रेशियो को स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट बोला जाता है। हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है कि हम बोलते हैं ऑल रिएजेंट्स आर इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये की पॉइंट है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं A B C D, वो हमेशा अगर कंप्लीट रिएक्शन है इन ए बैलेंस्ड रिएक्शन, और वो अगर हमारी कंप्लीट रिएक्शन खत्म हो रही है, तो हम बोलेंगे वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में होंगे, मतलब मोल्स और कोएफिशिएंट का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अब मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हम, हमारे लिए काफी इजी है, क्योंकि हम मोल को वॉल्यूम से निकाल सकते हैं अगर कोई गैस है STP पे, मास से निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूल से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम से 22.4 से डिवाइड करेंगे, मास के लिए मॉलिक्यूलर वेट से या GMM से डिवाइड करेंगे, और मॉलिक्यूल्स के लिए Na से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मोल्स। मोल्स का हमें ध्यान रखना है, एक बार हमने मोल्स निकाल लिए तो अब हम मोल मोल रिलेशनशिप इक्वेशन से जो भी अननोन सब्सटेंस है उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमने उसके एक बार मोल्स कैलकुलेट कर लिए तो फिर से वही चीज फर्दर हम वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं 22.4 से मल्टीप्लाई करके, मास कैलकुलेट कर सकते हैं GMM से मल्टीप्लाई करके, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मोल मोल एनालिसिस से हम बाकी हुई जो बची हुई एनालिसिस है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इसको स्टोइकियोमेट्रिक आइलैंड डायग्राम बोला जाता है, सेम वही है, ड्रॉ किया हुआ है। और इस डायग्राम में सेम मास, वॉल्यूम और पार्टिकल्स हैं। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू दी है 6.022 into 10⁻23। मोल से मोल निकालने के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन है, नीचे एनर्जी के लिए भी है जो थर्मोकेमिस्ट्री में सीखेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमें। और मोल से मास और मास से वॉल्यूम और पार्टिकल्स कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होता है। सेम मैपिंग भी कर सकते हैं इसको दूसरे फॉर्म में, वहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन यूज किया है जो हम आगे यूज करेंगे कि हम कॉन्सेंट्रेशन से भी मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये दो मेनली हमारे रिलेशंस हैं, डायग्राम्स हैं जो हमें समझ आने चाहिए और हमें अच्छी तरीके से दिमाग में रखने चाहिए। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमें कैसे अप्रोच करके ये एनालिसिस करनी है। तो पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NO2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6.3 ग्राम HNO3 इन ओस्वाल्ड प्रोसेस। रिएक्शन दी होगी बेसिक, लेकिन आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद मे भी तुम्हें रिएक्शन याद होनी चाहिए, वो तुम्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमें प्रोवाइड की है तो सबसे पहला टास्क है उसको बैलेंस करना। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सेम वही है कि सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं 2, हाइड्रोजन बैलेंस, नाउ नाइट्रोजन के लिए 3, और ये बैलेंस हो गए। अब हमारे पास जो गिवन है वो है HNO3, तो जो गिवन है उसके नीचे लिख लेते हैं 6.3 ग्राम। नेक्स्ट टास्क होगा मोल्स निकालना, क्योंकि हमारा की पॉइंट था मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका GMM होता है 63, GMM is 63। तो डिवाइड करेंगे 6.3 by 63, that will be 1/10 मोल। अब एनालिसिस करनी है, हमसे पूछा गया NO2, तो वी नो दैट यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, 2 के लिए 3 रिक्वायर्ड हैं, तो 1 के लिए 3/2 मोल, तो 1/10 के लिए 1/10 मोल। तो फाइनली वी गॉट 3/20 मोल्स ऑफ NO2। ये हमें रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, मास, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NO2। तो हमें NO2 का भी GMM चाहिए होगा। NO2 का GMM होता है 14 + 32 46। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/20 इंटू 46, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सिंपली 23 10 6.9 ग्राम। तो फाइनली मास ऑफ NO2 रिक्वायर्ड होगा 6.9 ग्राम। तो इस तरीके से बेसिकली अगर हम प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। जो भी वैल्यूज गिवन हो उसके नीचे लिख कर हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ NO2 at NTP is required for complete combustion of 1 mole C5H10। तो अब इसमें रिएक्शन गिवन नहीं है, तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। C5H10 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, हाइड्रोकार्बन है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, इतना हमें आइडिया होना चाहिए। पहले कार्बन बैलेंस करेंगे 5, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे 5, फाइनली 15/2। अब हमसे बैलेंस इक्वेशन नहीं पूछी गई है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकली वी कैन यूज 15/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड 1 मोल। तो हम सिंपली देख सकते हैं 1 मोल के लिए हमें 15/2 मोल्स चाहिए, और NTP पे जो वॉल्यूम होता है एक मोल का वो 22.4 होता है। तो सिंपली वी गेट 15 into 11.2, 0816। तो फाइनली वी गॉट 168 लीटर। तो फाइनली हमारा वॉल्यूम कितना होगा O2 का रिक्वायर्ड, 168 लीटर। तो ये वॉल्यूम एनालिसिस थी मोल से। तो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं सेम पैटर्न पे, जो गिवन है वैल्यू पहले उसको लिखने का है, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना है, और फिर जो भी वैल्यूज गिवन है उससे जो भी अननोन है उसके मोल्स कैलकुलेट करना है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन व्हेन CaCO3 is strongly heated। अगेन हमें वॉल्यूम दिया है CO2 का, कुछ भी दे सकते हैं, रिएक्टेंट भी दिया हो सकता है, प्रोडक्ट भी, और हमसे पूछा है CaCO3, मतलब इस बार प्रोडक्ट दिया है, हमें रिएक्टेंट पूछा है। तो सबसे पहले हमें हीटिंग रिएक्शन पता होनी चाहिए। CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमें CaO और CO2 मिलता है। तो दिस इज अवर रेसिड्यू सॉलिड। तो हमसे पूछा है किसकी वैल्यू, CaO के मास को पूछा गया है, और हमें 5.6 लीटर O2, 5.6 लीटर। सिंपली अगेन NTP पे वॉल्यूम दिया है तो वी कैन कैलकुलेट मोल्स डिवाइडेड बाय 22.4, 1/4 मोल।
इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो CaCO3 रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा 1/4 मोल, लेकिन हमें वो पूछा नहीं गया है, हमें पूछा गया है कि रेसिड्यू का मास बताओ, CaO का मास बताओ, तो वो भी कितना बनेगा 1/4 मोल, और सिंपली 1/4 इंटू Ca 40 GMM चाहिए हमें CaO का, और इसका GMM है 40 56 और फाइनली वी गॉट 14 ग्राम 14 ग्राम। तो सिंपली हमें समझ आना चाहिए, इस तरीके से हम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें डेटा को ध्यान रखना है, उसको प्रॉपर सही जगह पे पुट करना है। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये दूसरे तरीके का है, इस बार हमें मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड किए गए हैं और हमने क्या किया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया है, हमें वाटर मिला है, तो हमें फिर से हीटिंग रिएक्शन रिक्वायर्ड होगी। ऊपर हम लोग देख चुके हैं NaHCO3, it will give us Na2CO3 plus CO2 plus H2O। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिए हैं 1.806 इंटू 10⁻²4, ये मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, और हमसे बोला गया है कि CO2 कितना बनेगा STP पे। तो मॉलिक्यूल से हम मोल्स निकाल सकते हैं, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, और यहाँ पे देखेंगे हम सिंपली हमें मिल जाएंगे 3 मोल्स, वाटर के 3 मोल्स आ गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई है, इसका मतलब हमें जो रिक्वायर्ड बाइकार्बोनेट होगा 6 मोल्स, जहाँ पे हमें 3 मोल्स Na2CO3 के मिलेंगे और 3 मोल्स CO2 के मिलेंगे। हम पूरी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हमारा न्यूमेरिकल जो है वो केवल वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछ रहा है, वो भी STP पे, तो हम 3 मोल से बेसिकली वॉल्यूम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके 22.4 से, तो वी विल गेट 267.2 लीटर, मीन्स 1.806 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर देने के लिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड है, वो हमें 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करके देगा। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस डायग्राम, जो हमने ऊपर देखा था। एक बार उसको फिर से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। तो चाहे हमें मास दिया हो, चाहे वॉल्यूम दिया हो, चाहे पार्टिकल्स दिए हो, हम फाइनली मोल्स कैलकुलेट करके अननोन सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, और वहां से हम मास, वॉल्यूम और पार्टिकल्स दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट वाज आवर डिस्कशन। थैंक यू।